दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको शैवाल, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा दिया। यदि आपने मेरी उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो आप वहाँ से मेरे चैनल पर जाके जो है देख सकते हैं। मैंने आपको उसमें पढ़ा चुका है। ठीक है, तो आज हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको उसमें इसकी PDF दे दूंगी। ठीक है बच्चों, और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी बच्चों कि यदि आपको वैकेंसी से रिलेटेड आपको यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो उस चीज़ के लिए भी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर वैकेंसी से रिलेटेड भी जो है आपको जानकारी दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जिम्नोस्पर्म की ओर। तो जिम्नोस्पर्म क्या कहता है? जिम्नोस्पर्म जिसमें जिम्नोस का अर्थ है अनावृत तथा स्पर्म का मतलब है बीज, मतलब कि ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो तो वो क्या कहलाएगा? जिम्नोस्पर्म कहलाएगा। ऐसे पौधे जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते। तो मतलब इनका जो बीजांड है वो अंडाशय भित्ति से ढका हुआ नहीं रहता, मतलब कि इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। मतलब निषेचन से पहले भी ये अनावृत रहते हैं और निषेचन के बाद जब ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है उसके बाद भी जो है ये अनावृत ही रहते हैं। तो मतलब कि ये अपनी लाइफ में इनका जो इनमें जो बीज होता है इनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। ये नग्न अनावृत कहा जा सकता है इसे। ठीक है बच्चों, तो ये इनके बीज के ऊपर जो है बिल्कुल भी कोई आवरण नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। आगे देखें तो जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। यदि हम जिम्नोस्पर्म के पौधों के साइज के बारे में बात करें तो ये लंबे वृक्ष से लेकर झाड़ियों के आकार के तक हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। तो जिम्नोस्पर्म में आपको याद रखना है कि जो सिकुआ वृक्ष है वो सबसे लंबा होता है हाइट में। जिम्नोस्पर्म या फिर हम किसी भी पौधे की बात करें तो उसमें सिकुआ का नाम बहुत कहना चाहिए तो फर्स्ट में आ सकता है, क्योंकि सिकुआ वृक्ष काफी लंबा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष जो है सबसे लंबा होता है। इनकी मूल या जड़ कहें प्रायः कैसी होती है? मूसला होती है। तो हम इनकी जड़ को क्या कह सकते हैं? मूसला जड़ भी कह सकते हैं। तो इनकी मूल प्रायः कैसी होती है? मूसला होती है। इसके कुछ जीनस की मूल, यदि हम इनके कुछ जीनस की मूल देखें तो ये कवक से सहयोग कर लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कवक मूल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम कवक मूल का उदाहरण देखें तो पाइनस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पाइनस। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं। जबकि कुछ जड़ें जो हैं विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ जो है सहयोग कर लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रमशः प्रवाल मूल कहते हैं या फिर प्रवाल जड़ कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो साइकेस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें इसके तने जो है अशाखित होते हैं। मतलब कि यदि हम इस साइकस के पौधे को देखें तो इनकी जो शाखाएं हैं वो इसका जो तना है वो शाखाएं में बटा हुआ नहीं रहेगा, ये सिर्फ ऐसा एकदम सीधा खड़ा होगा। इसकी जो शाखाएं हैं ये मतलब तना जो है वो शाखाओं में विभाजित नहीं होगा। तो ये वही बोल रहा है कि इनके जो तने हैं वो अशाखित होते हैं, जैसे ये साइकेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। अथवा शाखित, मतलब कि जिम्नोस्पर्म में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तने जो है शाखित होते हैं और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पौधे अशाखित होते हैं, मतलब कि जिनमें शाखाएं नहीं होती। तो अशाखी के लिए साइकेस अच्छा एग्जाम्पल है, और शाखित के लिए जिसमें शाखाएं हैं उसके लिए पाइनस और सिड्रस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इनकी पत्तियों को देखें तो इनकी पत्तियां जो हैं वह सरल तथा संयुक्त होती हैं। तो इनकी जो पत्तियां हैं वो एकदम सरल होती हैं और संयुक्त होती हैं। साइकेस में
पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक ही रहती हैं। तो इनमें जो साइकस में हमने पिच्छा के आकार की पत्तियां देखी होंगी तो वो कुछ सालों के लिए ही जो है रहती हैं, कुछ वर्षों के लिए ही रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। तो जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां हैं वो सभी ताप को, जैसे कि अधिक ताप बोले तो हम गर्मी का मौसम ले सकते हैं, नमी बोले तो जैसे बरसात के समय में काफी नमी रहती है तो उस टाइम पर भी ये जीवित रह सकती हैं, और वायु, जब बहुत सारी वायु चले तब भी यह जो है इन तीनों वातावरण को जो है ये कैसे कर लेती हैं, सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। हमने देखा होगा कुछ शंकु के आकार के पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म में, जिनकी पत्तियां जो है पतली होती हैं और कैसी होती है, सुई के आकार की होती है। मतलब जो इनका सामने का जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो सुई के आकार का पतला होगा। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि शंक्वाकार पौधों में पत्तियां कैसी होंगी, सुई की तरह होंगी। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल, यदि हम इनकी पत्तियों का क्षेत्रफल देखें तो कम होता है, लेकिन यह मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिरंध्र होती है। ठीक है, तो यदि हम पत्तियों का सतह क्षेत्रफल देखें तो कम होती है, क्षेत्रफल कम होता है, और यह मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिरंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण ही पानी की हानि कम होती है। ठीक है, तो इनकी पत्तियों में ये सब गुण होने के कारण इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो इनमें जो पानी की हानि जो है कम होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिम्नोस्पर्म के पौधों में आपके जाइलम और फ्लोएम जो कि संवहन ऊतक है, दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जब शैवालों का अध्ययन किया था और ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया था तो हमने उसमें देखा था कि शैवाल और ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं उपस्थित होते, लेकिन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में जो है क्या बोलना चाहिए अपना, संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम जो है उपस्थित होते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। तो आगे हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। तो मतलब जिम्नोस्पर्म के जो बीजाणु हैं वो विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहत बीजाणु बनाते हैं। तो ये अगुणित मतलब कि सिंगल एंड कहना चाहिए, तो यह अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद मतलब कि बड़े आकार के बीजाणु जो है बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो जिनकी बीजाणुधानी होती है उसमें दो प्रकार के बीजाणु जो है उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। तो जो बीजाणुधानी होती है वह किसमें होते हैं, तो वह बीजाणु पर्ण में होते हैं। और इनका जो बीजाणु पर्ण है वह सर्पिल के तरह तने पर लगे होते हैं। तो किस पर लगे होते हैं, ये तने पर जो है लगे रहते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, शंकु बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, सघन होते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण या फिर लघु बीजाणुधानी बनती हैं या होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है। तो लघु बीजाणु से युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, और कौन सी होती है, तो वह नर युग्मकोद्भिद होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि नर है या मादा है, तो नर युग्मकोद्भिद जो संतति इसमें जो है उत्पन्न होती है, जो कि बहुत ही न्यूनीकृत होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती हैं। ये मतलब कि कुछ ही कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में नहीं, कुछ ही कोशिकाओं में तक ही जो है सीमित रहती हैं। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि परागकणों का विकास किस में होता है, तो परागकणों का जो विकास है वह लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। तो मादा शंकु किसे कहेंगे, कि जिस पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें हम गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहेंगे। और इसमें हम नर शंकु किसे कह रहे थे बच्चों, तो हम इसमें कह रहे थे जिन पर लघु बीजाणुपर्ण
तथा लघु बीजाणु धानी होती हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नर शंकु कहेंगे। और जिन पर जो है बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु धानी होंगी उसे हम क्या कहेंगे, मादा शंकु कहेंगे। ठीक है बच्चों, दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर जैसे साइकस पर स्थित हो सकते हैं। तो दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष जैसे कि पाइनस या फिर विभिन्न वृक्ष जैसे साइकस पर भी जो है स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा या एक आवरण द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो इस सघन रचना को हम क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे। तो बीजांड जो है एक अस्तर द्वारा जो है सुरक्षित रहता है, लेकिन वो जो अस्तर होगा वो काफी पतला होगा। ठीक है ना, तो बीजांड का जो है एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहेगा, जो कि सघन रचना को हम क्या कहते हैं, बीजांड कहेंगे। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं। तो बीजांड किस में होंगे, गुरु बीजाणु पर्ण पर होंगे, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। तो बीजांड एक गुच्छा बना लेते हैं जिसके द्वारा जो है मादा शंकु का निर्माण होता है। और ये बीजांड किस में होते हैं, तो गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं। नेक्स्ट देखें तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। तो इसमें मात्र कोशिका में मियोसिस विधि द्वारा कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, तो 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। और गुरु बीजाणु धानी या फिर हम जिसे बीजांडकाय भी कह सकते हैं स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। मतलब कि इसमें 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन इसमें जो विकसित होता है तो वह एक अकेला होता है जो कि मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। तो इसमें 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है। तो इसमें जो बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद जो है वह भी गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते। जिस तरह ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म में जो नर और मादा युग्मकोद्भिद होता है उसमें स्वतंत्र नहीं होते, उसी प्रकार जिम्नोस्पर्म में भी नर और मादा युग्मकोद्भिद जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। तो इसमें जो नर और मादा युग्मकोद्भिद है वह स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी पर ही रहते हैं। बीजाणुधानी में परागकण बाहर निकलते हैं। बीजाणुधानी से क्या होगा, परागकण बाहर निकलेंगे, फिर क्या होगा, ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, जिसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा और फिर परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है। परागनली किसकी ओर जाती है, स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर जो है ये शुक्राणु को छोड़ देता है और इस प्रकार निषेचन होगा और उसके बाद युग्मनज का निर्माण होगा और फिर युग्मनज के बाद भ्रूण विकसित होगा और बीजांड से जो है बीज बन जाएगा। तो इस प्रकार बीज बनने की प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों, जो कि बीज ढके हुए नहीं रहते, तो मतलब कि जो बीज है उसके ऊपर कोई दूसरा आवरण नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा। इसके आगे का अब हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसमें इकट्ठा इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ बच्चों, क्योंकि आप जितना कम पढ़ेंगे उतना ही अच्छा, आपको रिवीजन के लिए भी अच्छा होगा। यदि मैं आपको बहुत सारा पढ़ा दूंगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको भाग के रूप में पढ़ा दूँ, इसलिए मैंने आपको सिंगल जो है समूह के बारे में समझाया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे कल, और कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, तो इसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब कल की अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।